गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 4 भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज में अब हम बात करेंगे एकांक सदिश। हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अब एकांक सदिश अगर कोई हमें दिया जाता है या कोई सदिश राशि हमें दी जाती है तो सदिश राशि का परिमाण कैसे निकाला जाता है। सदिश राशि के परिमाण निकालने से मतलब यह है कि कोई भी सदिश की अगर हम बात करते हैं तो सदिश के अंदर परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा होती है। तो एकांक सदिश का काम है दिशा निकालना, लेकिन अब परिमाण कैसे निकालेंगे किसी भी सदिश का। तो सदिश का परिमाण निकालने के हमारे पास में 4 स्टेप्स होती हैं। 4 स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जैसे कोई भी सदिश हमें दे रखा है r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एक स्थिति सदिश हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है कि आई कैप जे कैप के कैप के जो गुणांक होते हैं उनको हम छांटते हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक छांटना, छांट दिए। ठीक है। इसके बाद में सेकंड स्टेप, अब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक कौन है, यहां पर तो है x, यहां पर है y, यहां पर है z। ठीक। सेकंड, अब इन गुणांकों का क्या करना, वर्ग करना। तो इन गुणांकों का वर्ग करना। ठीक है साहब, गुणांकों का वर्ग कर दिया। तो गुणांकों का वर्ग किया तो गुणांकों का वर्ग क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तीसरा, इनका योग करना। अब जो गुणांकों का आपने वर्ग किया है उनका योग कर दीजिए। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर लास्ट है इनका वर्गमूल निकालना। ठीक है। तो अब कुल मिलाकर इन चारों स्टेप्स को अगर मैं इस हिसाब से परिमाण निकालता हूं तो परिमाण निकालने के लिए मेरा साइन क्या होगा, ये मॉडुलस ऑफ आर इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक कौन कौन, एक्स वाई जेड, इनका किया मैंने स्क्वायर, फिर किया मैंने इनको ऐड और फिर ले लिया इनका स्क्वायर रूट। तो ये परिमाण निकालने का तरीका हो गया। ठीक है। तो आपको आपकी परिमाण निकालने की कंडीशन में ये 4 स्टेप्स याद रखनी है। इन 4 स्टेप्स के अंदर फर्स्ट स्टेप गुणांक छांटना, सेकंड स्टेप वर्ग करना, थर्ड स्टेप योग करना, फोर्थ स्टेप वर्गमूल निकालना। गॉट इट? ओके। अब हमें कोई क्वेश्चन जैसे गिवन है, शीट के अंदर ही क्वेश्चन गिवन है कि हमें दे रखा है r इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप का परिमाण ज्ञात करना। यह हमें क्वेश्चन दिया हुआ है r इक्वल्स टू आई कैप 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस रूट 5k कैप, सॉरी यहाँ रूट है। ओके। तो इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए भाई r इक्वल्स टू अंडर रूट लिया मैंने, आई कैप का गुणांक 2 हो गया तो 2 स्क्वायर, जे कैप का गुणांक 4 स्क्वायर और ये रूट 5 का स्क्वायर हो गया। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 16, ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 25। 25 का मतलब परिमाण कितना आ गया आपका 5। सिंपल। आई कैप का 2, जे कैप का 4, के कैप का रूट 5। पहले तो इन तीनों गुणांकों को अलग अलग किया, फिर इनका वर्ग कर दिया, फिर जोड़ दिया और फिर वर्गमूल ले लिया। ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब आपको सिर्फ ये 4 लॉज याद रखने हैं और इन 4 लॉज के बेस पे हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। आपको इसका परिमाण निकालना है। तो जब आप इसका परिमाण निकालेंगे तो आई कैप का गुणांक 1, जे कैप का गुणांक -2, के कैप का गुणांक 3, तो इनका स्क्वायर किया आपने, फिर इनका योग कर दिया और फिर इनका वर्गमूल निकाल लिया। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 4 प्लस 9, तो ये हो गया आपका रूट 14। कितना हो गया ये आपका रूट 14। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए कैप निकालिए। इसमें पूछा गया था आपसे ए कैप ज्ञात करो। तो आपके जो ए कैप का फॉर्मूला है, ए कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ऑफ ए अपॉन परिमाण ए। ठीक है। तो वेक्टर ए कितना है तुम्हारा, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14। ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। तो ये आपका परिमाण निकल गया इस जगह। ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। जैसे हमसे पूछा गया है कि वेक्टर ऑफ ए, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं,
बस आपको कॉफिशिएंट देखना है, आपको रूल्स फॉलो करने हैं और सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेक्टर ऑफ ए इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप, तो ए कैप निकालना है आपको। तो ए कैप का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो वेक्टर ऑफ ए कितना है आपका आई कैप माइनस जे कैप। अब मोड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, आई कैप का गुणांक तो एक, तो एक का स्क्वायर प्लस जे कैप का गुणांक माइनस एक, ये एक का स्क्वायर, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप अंडर रूट 1 प्लस 1 दैट इज आई कैप माइनस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2। ये आपके ए कैप की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों को करने हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो इसमें दे रखे हैं वो आप खुद कीजिएगा शीट के अंदर। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो शीट में जो 2-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो आपको सेल्फ करने हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए, अब सदिशों के संयोजन की हम बात करते हैं। जब हम सदिशों के संयोजन की बात करते हैं तो सदिशों के संयोजन का मतलब यह होता है कि सदिशों को संयोजित करना, सदिशों को जोड़ना, सदिशों को कंबाइन करना, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में लाना। तो अब ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि सदिश सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करता, और सदिश अगर सामान्य बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करेगा तो वो कौन सी बीजगणित का पालन करेगा, सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करेगा। और जब वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करता है तो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करने में हम 3 नियम काम में लेते हैं। पहला त्रिभुज नियम, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ। सेकंड हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज नियम। ये कहलाता है आपका पैरेललोग्राम लॉ। और तीसरा होता है आपका बहुभुज नियम। जिसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। तो ये 3 नियम हैं, जिन 3 नियमों के आधार पर हम सदिशों के संयोजन को समझा सकते हैं। त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। तो सबसे पहले हम त्रिभुज नियम लेते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि अब ये। तो हम सबसे पहला जो लेते हैं वो लेते हैं त्रिभुज नियम। ट्रायंगल लॉ। त्रिभुज नियम होता क्या है, देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास में 2 सदिश हैं और उन 2 सदिशों को मुझे जोड़ना है, तो उन 2 सदिशों को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सामान्य बीजगणित तो काम में ले नहीं सकता। अब जब मैं सामान्य बीजगणित काम में नहीं लूंगा तो फिर मुझे सदिश बीजगणित काम में लेनी पड़ेगी। अब अगर मेरे पास में 2 सदिश हैं, सपोज दैट एक सदिश है मेरे पास में ए, ठीक है, और एक सदिश है मेरे पास में बी। ठीक, अब अगर मुझे इन दोनों सदिशों का आपस में संयोजन करना है, अगर मुझे इन दोनों सदिशों को आपस में जोड़ना है, आपस में इन्हें संयोजित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर हम सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को काम में लेते हैं। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स, 2 सदिश इस प्रकार से दिए हुए हैं कि वो एक क्रम में हों, जो मैं कह रहा हूं उनको समझिएगा ध्यान से, 2 सदिश इस प्रकार से दिए हुए हों कि वे एक क्रम में हों, तथा तीसरा सदिश, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तथा तीसरा सदिश उनके विपरीत क्रम में हो, तो वह सदिश उन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाएगा और वो उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। दोबारा, यदि त्रिभुज की
दो भुजाएं, या यूं कहते हैं हम तो कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के रूप में एक ऑर्डर में है, एक क्रम में है, और तीसरी भुजा अगर विपरीत क्रम में है, अपोजिट ऑर्डर में है, तो वो तीसरी भुजा उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। तो जैसे यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं। देखिएगा, ये मैंने वेक्टर ए लिया, ठीक है, ये इस वेक्टर ए का हेड है, हेड से मैंने वेक्टर बी की टेल को मिला दिया, यानी ये इसका शीर्ष है, शीर्ष से मैंने बी की किसको मिला दिया, पूंछ को मिला दिया। तो अब जो तीसरी भुजा है त्रिभुज की, वो विपरीत क्रम में, मतलब अगर ये समान क्रम में होनी होती तो ये यूं आ जाती भाई, अगर ये समान क्रम में होनी होती तो फिर ये समान क्रम कहलाता, ये ऑर्डर घूम रहा है पूरा का पूरा, देखो। लेकिन अब ये समान क्रम में नहीं है, ये इस तरह से, तो ये विपरीत अपोजिट ऑर्डर हो गया। अपोजिट ऑर्डर हो गया तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आर से। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में प्रदर्शित हों तथा तीसरी भुजा इनके विपरीत क्रम में स्थित हो, तो यह इन दोनों सदिशों के योग के बराबर होती है। दैट इज वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी। तो ये आपका त्रिभुज नियम कहलाता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि त्रिभुज नियम में ये याद रखने वाली चीज है, त्रिभुज नियम में सदिशों के मध्य कोई कोण स्थित नहीं होता। यानी जब हम त्रिभुज नियम की बात करते हैं तो त्रिभुज नियम में जो दो सदिश दिए गए हैं, सदिश ए और सदिश बी, तो इन सदिश ए और बी के मध्य में कोई भी कोण विद्यमान नहीं होगा। यहां पर ये बिना कोण के होंगे, यानी यहां ना तो ए के और बी के बीच में कोई कोण होगा, ना आर के बीच में कोई कोण होगा। तो त्रिभुज नियम के अंदर सदिशों के मध्य कोई भी कोण स्थापित नहीं होता है। तो ये पहला नियम है आपके त्रिभुज नियम का, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि अगर दो सदिश एक ऑर्डर में हैं, एक क्रम में हैं, और तीसरा सदिश अगर इनके विपरीत क्रम में है, तो यह तीसरा सदिश उसके लिए परिणामी सदिश का कार्य करेगा और यह उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब इसी के देखे देख मैं तीसरा नियम ले रहा हूं, बहुभुज नियम। देखिएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं इसलिए पहले और थर्ड ले रहा हूं एक साथ, फिर सेकंड हम लेंगे। सेकंड थर्ड है आपका डायरेक्ट बहुभुज नियम, क्योंकि पहला और थर्ड लमसम सेम है। इसको हम कहते हैं पॉलीगन लॉ। बहुभुज नियम क्या कहता है कि बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं, अगर हमें बहुत सारे सदिश दिए गए हैं और वो सारे सदिश एक क्रम में हैं। कैसे, देखिए, ये वेक्टर है, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। ठीक है, अब ये सारे एक क्रम में चल रहे हैं और इनका परिणामी जो है वो इसके अपोजिट में है। तो हम कहते हैं कि अगर बहुभुज नियम में बहुभुज की भुजाएं सदिशों के रूप में प्रदर्शित हैं और अगर वो एक क्रम में उपस्थित हैं, तो उस एक क्रम में उपस्थित भुजाओं का
जो परिणामी होगा वो अगर उसके विपरीत क्रम में है तो ये परिणामी इन सब सदिशों के योग के बराबर होगा। दैट इज वेक्टर ऑफ आर इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ऑफ बी, वेक्टर ऑफ सी, वेक्टर ऑफ डी, वेक्टर ऑफ ई, वेक्टर ऑफ ए, यानी इन सब के ये इक्वल होगा। ठीक है, तो ये यहां पर हम इस चीज को डिफाइन करते हैं, तो ये आपका बहुभुज नियम है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, वहां पर फिर हम समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में डिस्कस करेंगे।